Hello and welcome to Chandigarh Civil Services, guys. This is Vivek, and we are here with our GS2, that is Politics section. आज का हमारा जो टॉपिक है that is Election Commission of India. Election Commission of India कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है? ये पार्ट 15 रेंजिंग फ्रॉम आर्टिकल्स 324 से 329 इट हैज बीन मेंशन्ड, जिसमें हमें पता लगता है कि एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका टास्क है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने एंड एडमिनिस्टर करना. तो हम वो टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं. Why is this topic so important? ये important इसलिए है क्योंकि आज भी नो कि इन द ईयर 2024 लोकसभा के इलेक्शंस हैं और यूपीएससी की टेंडेंसी है कि जो इवेंट होने वाला हो यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट फ्रॉम दैट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कब हुआ? ये 25 जनवरी 1950 को. This was introduced as an autonomous constitutional body या authority in the Constitution of India, जो किसके इलेक्शंस मॉनिटर करेगा? जो यूनियन और स्टेट दोनों के इलेक्शंस मॉनिटर करेगा. आप हम सबको पता है कि 25 जनवरी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं. हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे बोलते हैं और यही वो दिन है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. जब हमने बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूनियन एंड स्टेट्स के इलेक्शन को मॉनिटर करेगा, तो यूनियन में किस किस बॉडीज के इलेक्शन को मॉनिटर करेगा? यूनियन में यू हैव टू सी देयर आर 4 थिंग्स दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल ओवरसी. पहला आपका है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा. 4 तरह के इलेक्शन जो आपके यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, दैट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी मॉनिटर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और स्टेट्स में इट विल मॉनिटर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करेगा. जैसे हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह की गवर्नमेंट है. एक हमारे पास है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट, तीसरी है लोकल गवर्नमेंट. सो व्हाट अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? जो पंचायत हैं एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्शंस कौन मॉनिटर करेगा? उसके लिए हमारे पास एक और बॉडी है जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो मॉनिटर करेंगे किसको? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन की एक बॉडी है. 25 जनवरी 1950 को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था. ये एडमिनिस्टर करती है किसके इलेक्शंस को? यूनियन एंड स्टेट्स. ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में. इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. यूनियन में कौन से इलेक्शंस मॉनिटर करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. स्टेट पे कौन से करते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड व्हाट अबाउट द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज? उसके लिए हमारे पास बॉडी है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी. इसमें हमें 3 या 4 चीजों के ऊपर वी हैव टू पे अटेंशन कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है. सबसे पहले क्वेश्चन आपका आएगा कि क्या ये बॉडी सिंगल मेंबर है या मल्टी मेंबर है? 1950 से लेके 1989 तक इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी एंड आफ्टर 1980 इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी. मल्टी मेंबर का मतलब क्या है कि इसमें 1 या मोर देन 1 पर्सन होंगे. तो देखते हैं कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें कौन कौन होगा. इसमें आपका एक होगा चीफ इलेक्शन कमीशन और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर्स. इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट. मतलब एग्जीक्यूटिव विल अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इनको रिमूव कौन करेगा? इनको रिमूव करेगा पार्लियामेंट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि जब तो अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव. रिमूव कौन करेगा? पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेचर. सेकंड हम देखेंगे कि इनका टेन्योर फिक्स है, आइदर 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स, जो पहले विच एवर इज अर्लियर. या तो 6 इयर्स के लिए इनको टेन्योर मिलेगा, 65 इयर्स के लिए. थर्ड है ये वो सेम बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंजॉय करते हैं. अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए कि जो इनकी सैलरीज हैं, पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं, वो किस ऑफिस के साथ क्यूमुलेटिव है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ क्यूमुलेटिव है कि जो वो पर्क्स एंड अलाउंसेस एंजॉय करते हैं, सेम पर्क्स एंड अलाउंसेस आर एंजॉयड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. फोर्थ है कि क्या ये रिजाइन कर सकते हैं? यस, दे कैन वेरी वेल रिजाइन फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. अगर इनको लगता है कि हमें काम नहीं करना या ऑफिस हमें सूट नहीं कर रहा और कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव कि यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, तो दे कैन रिजाइन. क्या इनको रिमूव किया जा सकता है? यस, दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड. रिमूव कौन करेगा? पार्लियामेंट, जो हमने डिस्कस की है. और किस मैनर में रिमूव करेगा? जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है. अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट. और रिमूव कौन कर रहा है? पार्लियामेंट.
तो ये है बोन ऑफ कंटेंशन जिसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है इस बॉडी के। नेक्स्ट वी विल सी द फंक्शंस। फॉर फंक्शंस वी हैव टू कीप इन माइंड ये बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस है। पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि एडमिनिस्ट्रेटर काम करता कैसे है। तो पहले क्या करेगा, ये टेरिटोरियल एरियाज मार्क करेगा या कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करेगा। हमारे पास एक एक्ट है, उसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके थ्रू ये टेरिटोरियल एरियाज डेजिग्नेट करेगा कि कौन से एरियाज में इलेक्शन होने हैं या किस एरिया की टेरिटरी कहां तक है। सेकंड क्या करेगा, ये जो आपका इलेक्टोरल लिस्ट है जिसको हम वोटर लिस्ट बोलते हैं उसको रिवाइज करेंगे पीरियोडिकली और उसमें उन सब मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे जो एलिजिबल वोटर्स हैं। थर्ड क्या करेगा, थर्ड कमीशन आपका पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करेगा और उनको सिंबल्स अलॉट करेगा। चौथी चीज क्या करेगा, फोर्थ में आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड एलपीएफ लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेंगे जहां पे लोग इलेक्शंस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे और उसके लिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो एमसीसी है, जो मॉरल एंड एथिकल कोड है, इस कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करेंगे और इसके थ्रू देखेंगे कि क्या इलेक्शंस ठीक हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। और लास्ट में क्या करेगा, ये शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि इलेक्शंस किस दिन होने हैं, किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन इलेक्शंस हमने कंप्लीट करने और किस दिन हम काउंटिंग करेंगे वोट्स को। तो ये सारी चीजें इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर आती हैं जो इलेक्शन कमीशन करता है। Next we will see what are the advisory functions of this body. For advisory functions we have to see कि जो Constitution of India है उसने इसको advisory jurisdiction मतलब मिनी कोर्ट की पावर दी है टू एडजुडिकेट द केसेस। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को कभी लगता है, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि हमें किसी मैटर के ऊपर इनका ओपिनियन चाहिए, किसका ओपिनियन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देंगे प्रेसिडेंट या गवर्नर को और वो ओपिनियन उनके ऊपर बाइंडिंग होगा किसी भी मैटर के लिए। फर्दर अगर जुडिशरी को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कभी लगता है कि हमें किसी मैटर के में कि कोई हमारे आगे मैटर आया है, किसी पर्सन को हमने डिस्क्वालीफाई करना है या हमें लगता है कि कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है, उसके लिए हमें ओपिनियन चाहिए, तो वो मैटर किसको रेफर करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैटर रेफर करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि क्या इस पर्सन को हम डिस्क्वालीफाई करें या ना करें। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसके लिए, आइदर एनी स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी और मर्जर इन द पॉलिटिकल पार्टी, कि स्प्लिट या मर्जर का कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट कौन सेटल करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटल करेगा, बिकॉज इस बॉडी के पास क्या है, क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं। लास्ट क्या है कि अगर किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है किस बेसिस पे, कि उस कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस लॉन्च नहीं किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई कर सकता है उस कैंडिडेट को। तो दिस इज द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं फॉर दिस बॉडी। तो हमें पता है कि पार्ट 15 में इलेक्शंस मेंशन्ड है, आर्टिकल 324 से 329। तो वन बाय वन आर्टिकल्स देखते हैं। जो आर्टिकल 324 है वो कहता है कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जिसके पास पावर है किस चीज की, इलेक्शंस को कंट्रोल करने की, डायरेक्ट करने की और सुपरिटेंडेंस करने की। तो ये सब कहाँ लिखा है, ये आर्टिकल 324 में लिखा है। आर्टिकल 325 में क्या बोला है, आर्टिकल 325 में वोटर लिस्ट के बारे में बोला है। उन्होंने बोला है कि जो ये 4 ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, इसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को आप एक्सक्लूड नहीं करोगे क्योंकि ये हम कंसिडर ही नहीं करते। हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि सबके लिए ओपन है, जो एलिजिबल है उसको हमने इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना इस पेटी ग्राउंड्स के ऊपर। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 325 में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज की बात करता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने या स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने हैं, उसके लिए हमारे पास एक राइट है, उसका नाम है राइट टू वोट। ये किसको मिलता है, ये एक लीगल राइट है जो सिटीजन्स को मिलती है। तो इसकी बात कहाँ की है, इसकी बात की आर्टिकल 326 में फॉर एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 327 किस चीज की बात करें, आर्टिकल 327 कहता है कि अगर यूनियन के इलेक्शंस है तो उसके लिए पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है फॉर यूनियन इलेक्शंस या मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस एट द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 सेम पावर किसको एक्सटेंड कर रहा है, वो सेम पावर स्टेट को एक्सटेंड कर रहा है कि अगर स्टेट के इलेक्शंस हैं
तो ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सटेंड होती है कि वो उसके लिए अपना लॉ बना सकता है। और आर्टिकल 329 क्या कहता है? आर्टिकल 329 कहता है कि कोर्ट्स के पास कोई भी पावर नहीं है टू इंटरफेयर इन द इलेक्टोरल मैटर्स। जब तक कोर्ट्स को बुलावा ना दिया जाए, जब तक उनके आगे कंप्लेंट ना फाइल की जाए कि आप इंटरवीन करो, तब तक वो इंटरवीन नहीं करेंगे। वंस द कंप्लेंट इज फाइल्ड, उसके बाद ही कोर्ट्स इंटरवीन करेंगे, नहीं तो कोर्ट्स के पास कोई भी पावर नहीं है टू इंटरवीन इन द इलेक्टोरल मैटर्स। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ दिस बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। व्हेन वी हैव सीन कि इस बॉडी के पास अपने प्रोविजंस हैं, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि इस बॉडी की जो मेंबर्स है उसके लिए हमने कोई क्वालिफिकेशन ही प्रिस्क्राइब नहीं की है। वी हैव नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स। हमने कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं की है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्सन, इसको ज्यादा नॉलेज है, ये इसके पास एक्सपर्टीज है, दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि हमने टर्म स्पेसिफाई नहीं किए मेंबर की। हमने टेन्योर तो स्पेसिफाई कर दिया कि 6 या 65, पर हमने टर्म नहीं स्पेसिफाई किया कि अगर ये एक मेंबर है ये कितने साल तक काम करेगा। थर्ड लिमिटेशन क्या है कि अगर यहाँ से मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको हमने डी बार ही नहीं किया है, हम उनको दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। सो दीज आर द 3 मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस बॉडी। लास्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, या व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी। फर्स्ट वी विल सी कि पहले ये इनिशियली इन 1950 इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्शन कमिश्नर था, बट आफ्टर 1989 हमने एक एक्ट पास किया, उसका नाम था इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट 1989, जब हमने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया। आज हमारे पास 3 मेंबर्स हैं इसमें। एक आपके पास है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। थर्ड चीज क्या है कि एट द स्टेट लेवल जो इलेक्शंस होते हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको असिस्ट कौन करता है? उसको एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असिस्ट करता है फॉर द इलेक्शन इन द स्टेट्स, और वो एक आईएएस रैंक ऑफिसर होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, आपसे यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इस ऑफिस की इंट्रोडक्शन ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या फंक्शंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ये क्वेश्चन आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के टॉपिक आपके सफाइस करता है। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी टेकिंग अनदर टॉपिक।